वेलकम टू इक्शिक। आज हम करने वाले हैं DSSB कोर्ट अटेंडेंट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 1 जून से स्टार्ट हुए थे और अभी तक उसकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं और उसमें जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं और जिन जिन टॉपिक्स से पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन बने हैं। आज हम उन सभी टॉपिक्स को एक क्विक रिवीजन के साथ कवर करेंगे इसमें। हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस ईयर अपना सिलेक्शन चाहते हैं DSSB कोर्ट अटेंडेंट के लिए तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे पॉलिटी के अंदर से। बेसिकली अभी तक जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग कहूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के देखे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जब तक पूछे गए हैं और आगे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनको मैंने प्रीवियसली जो भी शिफ्ट हुई हैं उन सब के एनालिसिस के बाद प्रिपेयर किया है। स्टार्ट करते हैं DSSB के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जुडिशरी का एग्ज़ाम है। एक तरीके से कोर्ट अटेंडेंट जुडिशरी कि उसमें ही आ जाएगा। हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस में आता है, कौन से पार्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है। पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है और इसमें आर्टिकल डील करता है इसका आर्टिकल 124 टू 147। इसके आर्टिकल का ब्रैकेट याद रखना। और सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा 124, ये बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया के अंदर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं हमारे, जो कि करंटली है सूर्यकांत, जो कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, और 33 अदर जजेस होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ 34 होती है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और अदर 33 जजेस होते हैं। और अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनको फर्स्ट थिंग इज़ कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए और उन्होंने उन्होंने हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में सर्व करा हो, और या फिर वो 10 साल तक एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के इंडिया के अंदर। ये इसकी क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट 65 की जब वो एज पर पहुंच जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट मिलती है। और रेजिग्नेशन की बात करें, अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहें तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और रिमूवल और इम्पीचमेंट की बात करें तो कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय 1 ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उनको रिमूव किया जा सकता है और पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा उनको रिमूव किया जाता है। मीन्स पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने हाई कोर्ट के ऊपर। हाई कोर्ट जो है वो हमारे पार्ट 6 के अंदर कंटेन है। इसमें आर्टिकल डील करता है 214 टू 231, मीन्स 214 से 231 तक जो है आर्टिकल इसका डील करता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का है वो है 124, इसका है 214। हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 214। एंड हाई कोर्ट के जज इंडिया के अंदर मीन्स टोटल कितने हाई कोर्ट है टिल नाउ 25 हाई कोर्ट हैं। अभी न्यूएस्ट ऐड हुआ है आंध्र प्रदेश का, जो कि अमरावती में है हाई कोर्ट। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका रिटायरमेंट 62 ईयर की एज पर हो जाता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उनका रिटायरमेंट होता है हमारा 65 की एज पर। और इस ओथ कौन दिलाता है, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको गवर्नर दिलाता है, पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर उसकी ओथ को एडमिनिस्टर करता है, जो कि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी ओथ को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट के ऊपर। फंडामेंटल राइट अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है। इसमें सिर्फ हम उन्हीं आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो कि पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने के चांसेस इनके हाई हैं। फंडामेंटल राइट हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर है, जिसमें आर्टिकल डील करता है 12 टू 35। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये हमने बोरो किए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और अब हम देखेंगे जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 14, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो ये पूछे जा चुके हैं गाइज, इसलिए हम इनको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। और आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता
करता है। और आर्टिकल 17 जो है वो सुपर रिपीटेड है, मीन्स मोस्टली शिफ्ट में जो आया है अभी तक वो आर्टिकल 17 आया है, जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। सो आर्टिकल 17 तो बिल्कुल रट ही लो। और अब आते हैं आर्टिकल 18 के ऊपर, जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक। एंड आर्टिकल 19 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें 6 टाइप की फ्रीडम के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इंक्लूड करता है राइट टू प्रिवेसी को भी। और इसी के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है हमारा आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है किड्स के लिए, जो कि 6 to 14 ईयर की एज तक होंगे। और इसको ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2002 के अंदर आया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के परस्पेक्टिव से। सो आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस फैक्ट्रीज, मीन्स चाइल्ड लेबर के जो होता है हजार्डियस फैक्ट्रीज या फिर हजार्डियस प्लेसेस पे, उसको बैन और उसके प्रोहिबिशन की बात करता है हमारा आर्टिकल 24। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, जो कि है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसको हार्ट एंड सोल भी कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है 5 रिट्स इशू करने की टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट फॉर एनी इंडिविजुअल। और इसके अंदर 5 रिट्स हैं हमारी हेबिस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोविशन, सर्टिरियो, क्यू वारंटो। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सो हेबिस कॉर्पस है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस द बॉडी, रिलीज लीगल डिटेंशन के मीन्स रिलीज इलीगल डिटेंशन जो होता है किसी पर्सन का, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसको रिलीज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मेंडेमस होती है वी कमांड, मीन्स टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इस रिट के थ्रू उसको फोर्स किया जाता है टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, दे आर अपॉइंटेड टू डू सो। सो प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन में आता है टू फॉरबिड अ लोअर कोर्ट, और सर्टिरियो में आएगा टू बी सर्टिफाइड कॉजी लोअर कोर्ट ऑर्डर्स। और क्यू वारंटो है बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स एक पर्सन की गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने की, जो होल्ड किया है उस पर्सन ने, उसको क्वेश्चन करता है कि आपने किस अथॉरिटी के थ्रू ये इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखा है। सो ये तो हो गई हमारी आर्टिकल 32 की बात, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है 5 रिट्स इशू करने पे जब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट को वायलेशन होता है। सो आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और सेम अंडर आर्टिकल 226 मीन्स 226 के अंदर रिट इशू करने का पावर हाई कोर्ट को दिया जाता है। ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल रट लीजिए कि आर्टिकल 32 के अंदर मिलती है पावर सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की, और हाई कोर्ट को मिलती है पावर 226 के अंदर, आर्टिकल 206 के अंदर मिलती है हाई कोर्ट को, और 32 के अंदर मिलती है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। अब आते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और हेड्स के ऊपर। सो फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट के आर्टिकल जो है वो 52 से 62 तक डील करते हैं। सो इसमें फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा 52, ये बात करता है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, जैसे कि हमारे हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इनकी एज जो है मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए 35 ईयर्स का होना कंपलसरी है। अगर हम ओथ की बात करें तो इनकी जो ओथ होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। इम्पीचमेंट की बात करें तो अंडर आर्टिकल 61 इनके इम्पीचमेंट के प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। सो इनिशिएटेड बाय अदर हाउस, मीन्स या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी भी हाउस में इनकी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। और पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है, इसका आर्टिकल को तो रट ही लो, पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो अंदर आर्टिकल 72 के अंदर दी गई है। और ये जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस तक की पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखते हैं अदर हाई यील्ड ऑफिसर्स। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आर्टिकल 76 के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनके पास राइट होता है दोनों हाउस में बोलने का, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये बोल सकते हैं, और पर इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती क्योंकि ये मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और नेक्स्ट पे देखते हैं हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोलते हैं, जो आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं। ये होते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, मीन्स इनके पास ये ऑडिट करते हैं सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को। और इनका जो टर्म होता है वो तो या तो 6 ईयर हो या फिर 65 ईयर की एज को वो अटेन कर जाएं, तो इनका टर्म कंप्लीट माना जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज शेड्यूल। सो शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं, और जिसमें से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। सो हमारा थर्ड शेड्यूल आता है, जो कि
फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन के ऊपर है थर्ड शेड्यूल, एंड एट शेड्यूल है 22 लैंग्वेजेस के ऊपर, जो कि हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके अंदर भी ओरिजिनली ये लैंग्वेज कितनी थी, ये लैंग्वेज ओरिजिनली 14 थी, लेकिन अब अमेंडमेंट के थ्रू और ऐड करते करते 22 लैंग्वेजेस हो गई है। इंग्लिश एंड राजस्थानी आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर 8 शेड्यूल। ये इस चीज़ को आप याद रखना है कि इंग्लिश और राजस्थानी को 8 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 10th शेड्यूल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप रट्टा ही मान लो। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसको ऐड किया गया है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1985 में आया था। अब हम देखते हैं 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल जो है वो पंचायती राज के अंदर है, पंचायत की राज के बारे में है, जिसको ऐड किया गया था हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो आया था 1992 में। और इसके अंदर 29 फंक्शन मैटर्स हैं। और 12 शेड्यूल जो है वो हमारा वो डील करता है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और उसको 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, जो कि 1992 के अंदर ही आया था, और उसमें शायद 18 फंक्शनल मैटर हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, और जो क्रूशियल जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर 42 एंड 44 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 के अंदर आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोले जाता है। इसके अंदर जो है प्रियम्बल को फर्स्ट टाइम जो है अमेंड किया गया था। इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। दीज 3 words were added into the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। एंड अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ऐड की गई थी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि पार्ट 4A के अंदर कंटेन है, और पार्ट 5A के अंदर, सॉरी, पार्ट 51A के अंदर कंक्लूड है। सो पार्ट 4A के अंदर है, और आर्टिकल 51A को इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A को इंसर्ट किया गया एज फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बोरो किया है रशिया से। अब आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, जो कि 1978 का था, और इसके थ्रू क्या किया गया, जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी था ना, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया और उसको ऐड कर दिया गया एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। तो अब नेक्स्ट आप देखते हैं, सो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कौन सी चीज़ हमने कहाँ से बोरो की है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम है और उनके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं जो जो हमने बोरो करा है। सो सबसे पहले है यूनाइटेड किंगडम मीन्स UK। वहाँ से हमने क्या बोरो करा है? वहाँ से हमने करा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन जैसे कि पार्लियामेंट है उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने बोरो करा है UK से। सिंगल सिटीजनशिप का करा है, और रूल ऑफ लॉ को भी हमने UK से बोरो करा है। ये 3 चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो करी हैं। अब देखते हैं USA के बारे में। सो USA से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो करा है, प्रियम्बल को बोरो करा है, और जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको बोरो करा है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल को भी बोरो करा है। अब बात है आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड से हमने बोरो करा है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP, जिसको बोला जाता है, जो कि पार्ट 4 में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोरो करा है। और जर्मनी से हमने करा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी, मीन्स इमरजेंसी के दौरान जो भी हमारी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सॉरी ड्यूटी मैंने बोल दिया था, जो राइट्स होते हैं उनके सस्पेंशन की बात जो है वो हमने जर्मनी से इंसर्ट की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट देखते हैं क्रक्स इसका ओवरऑल क्या निकल कर आता है। सो अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं, उनकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सो जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, इनकी एज लिमिट मीन्स अगर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनना है इंडिया के अंदर, तो आपको कम से कम 35 ईयर का होना कंपलसरी है। सेम अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 ईयर का होना जरूरी है, और लोकसभा का मेंबर बनना है या फिर चीफ मिनिस्टर बनना है तो 25 ईयर का एज आपका होना चाहिए, और पंचायती मेंबर बनना है पंचायत का तो आपको 21 ईयर का होना चाहिए। ये हो गई कुछ एज लिमिट की बात। और नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट, ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि किस पार्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसके अंदर यूनियन, पार्ट 1 के अंदर यूनियन की बात की गई है, और पार्ट 2 के अंदर आती है हमारी सिटीजनशिप, और पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 के अंदर आते हैं हमारे DPSP, और पार्ट 4A के अंदर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पार्ट 5 के अंदर आता है हमारा यूनियन और सुप्रीम कोर्ट, और पार्ट 6 के अंदर आता है हमारा स्टेट और हाई कोर्ट्स। सो ये हो गई हमारे
पॉलिटी के मोस्टली जो भी अभी तक रिपीटेड टॉपिक्स रहे हैं और जो प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये सभी हो गए हमारे पॉलिटी के कवर अप। सो अगर आप लोगों इस साल जो DSSB कोटेड इनका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको स्किप मत करना, और बाकी टॉपिक्स के लिए लाइक इंग्लिश वगैरह के लिए वन वर्ड प्री-वाईक्यू के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल के ऊपर हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो भी एक सेपरेटली डला हुआ है चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट है हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली गवर्नमेंट की और जो सेंटर है उनकी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उन सबको कवर करा है, जो प्रीवियसली 6 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं या इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके से। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट।